नमस्ते। हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में भूगोल के जो चैप्टर दिए हुए हैं जल संसाधन, वो हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा था, पहले वो देख लेते हैं कि पृथ्वी पर कितना जल है और हम उनका कितना उपयोग करते हैं, और जल का प्रबंधन कैसे किया जाता है। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, और उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, जैसे सिंचाई हेतु जल की पूर्ति करना, और वहाँ पर विद्युत उत्पादन करते हैं, बाढ़ नियंत्रण करते हैं बांध बनाकर, और जहाँ पे सूखा है तो उनका प्रबंधन भी हो जाता है बांध के माध्यम से। मछली पालन भी किया जाता है और पर्यटन स्थल को भी वहाँ पे बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनके बहुत सारे लाभ हैं, इसीलिए इनका कोई एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसीलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा गया है। इसके बाद कौन से जो बांध बनाए हुए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। जो दामोदर घाटी परियोजना है पश्चिम बंगाल की और झारखंड की, इसके बारे में पढ़ लिया था। और जो हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड उड़ीसा में है, तो इस परियोजना के बारे में भी हमने जान लिया था। और राजस्थान में जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं, जैसे चंबल घाटी परियोजना है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, दोनों राज्यों की मिलाकर चंबल घाटी परियोजना। और जो माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की परियोजना है, गुजरात और राजस्थान की। और उसके बाद जो बिसलपुर परियोजना है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम जानेंगे राजस्थान की जो अन्य परियोजनाएं हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, राजस्थान की अन्य परियोजनाएं। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये कहाँ पर है, इसके बारे में पूरी जानकारी। राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज एवं व्यास के संगम पर स्थित है। ये हैरी के बैराज से इस नहर को निकाला गया है। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर है, तो इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम राजस्थान नहर था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। और ये कहाँ से, कौन सी नदी, जो नदी है सतलज और व्यास, इनके संगम पर स्थित है ये हैरी के बैराज। कहाँ पर पड़ता है? तो इस हैरी के बैराज से इस नहर को निकाला गया है। ये नहर भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, कौन सी? ये इंदिरा गांधी नहर। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, और इनमें से 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में। तो इसकी लंबाई 3 राज्यों में फैली हुई है। पंजाब में 14 किलोमीटर है, हरियाणा में, और बाकी राजस्थान में है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के जो 9 जिले हैं और 29 कस्बे हैं और 3461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इतनी बड़ी ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इस नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। जो क्रमशः है राजस्थान फीडर और दूसरी है मुख्य नहर। एक तो कौन सी है? एक तो है राजस्थान फीडर और इसकी दूसरी है मुख्य नहर। यानी इस नहर का जो निर्माण है, ये 2 चरणों में पूरा किया गया। तो इसमें पहला चरण कौन सा है? राजस्थान फीडर, और दूसरा है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीतावली तथा मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु का भाग है। ये जो राजस्थान फीडर है, इसका प्रथम चरण में इनकी जो शुरुआत हुई वो मिसितावली, तथा जो मुख्य नहर है वो मिसितावली से मोहनगढ़ तक है। अंतिम बिंदु कौन सा है? मोहनगढ़ तक है, जो कि क्रमशः 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा लिफ्ट नहरें निकाली गई है। जो ये नहर है, इस नहर के द्वारा जो थार का मरुस्थल है,
इसमें जो सिंचित क्षेत्र है इनका विकास करने के उद्देश्य से जो विभिन्न शाखाएं और लिफ्ट नहरें निकाली गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिम सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के, ये देखिए ये है इंदिरा गांधी नहर, ये चित्र दिख रहा है आपको। अनुरूप तथा पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है। तो इस नहर को ऊपर उठाकर और फिर छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिफ्ट नहर। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। और इस नहर के माध्यम से लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। यानी इस नहर के माध्यम से बहुत सारी जो लाखों हेक्टेयर है उस भूमि में सिंचाई की जाती है। अब इस परियोजना को बाड़मेर में गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। कहाँ तक? बाड़मेर में। तो ये थी जो इंदिरा गांधी परियोजना है वो। अब अगली है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। जाखम परियोजना कहाँ पर है? जाखम नदी पर है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़, उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। तो जो ये जाखम परियोजना है ये जाखम नदी पर है, और जो चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है और जो प्रतापगढ़ है वहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र है तो उनके विकास के लिए ये सिंचाई योजना जो अनूपपुरा है वहाँ पर अनूपपुरा में जाखम बांध द्वारा बनाया गया है। और इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया है। सोम अंबा कमला परियोजना। अगली क्या है? सोम अंबा कमला परियोजना। ये सोम नदी पर है। बागड़ क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अंबा गांव में बांध का निर्माण किया गया है। तो कौन से गांव में किया गया है? ये जो कमला अंबा गांव है वहां पर बांध का निर्माण किया गया है, जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर की सलूम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। जो उदयपुर की है सलूम्बर तहसील, और इनको गांवों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। अब ये मेजा बांध। तो ये मेजा बांध कहाँ पर है? ये कोठारी नदी पर है। कहाँ पर है? कोठारी नदी पर है और भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले की जो ये मांडलगढ़ तहसील है, कौन सी? मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। तो ये मेजा बांध कहाँ पर है? जो भीलवाड़ा जिले की जो मांडलगढ़ तहसील है वहाँ पर मेजा गांव है, वहीं पर कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए ये मेजा बांध बनाया गया है। बांध में मत्स्य पालन व नहर प्रणाली का विकास किया गया है। तो इसमें सिर्फ बांध ही नहीं बनाया गया है, इसमें मत्स्य पालन और जो नहर प्रणाली है इसका विकास किया गया है। अब अगली जो परियोजना है राजस्थान की वो है सिद्धमुख परियोजना। कौन सी है? सिद्धमुख परियोजना। रावी और व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य इस परियोजना में रखा गया है। तो ये जो सिद्धमुख परियोजना है ये रावी और व्यास के अतिरिक्त जो जल का उपयोग है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो नौहर भादरा है और चूरू जिले की जो तारानगर और राजगढ़ तहसील है वहाँ पर 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य इस परियोजना के द्वारा रखा गया है। अब है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना जो सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर तथा जालोर को पेयजल की आपूर्ति होती है। यानी ये जो नर्मदा परियोजना है इसके तहत जो सरदार सरोवर बांध है तो इसके माध्यम से जो जल है वो बाड़मेर तथा जो जालोर का क्षेत्र है वहाँ पर उनको पीने का पानी उसकी आपूर्ति होती है पेयजल की। अब अगली है परियोजना है जवाई बांध परियोजना। ये कहाँ पर है? ये पाली जिले में है और एरनपुरा में बांध बनाया गया है। जवाई बांध परियोजना
जवाई बांध परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवाई नदी। तो ये जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। तो लूणी की सहायक नदी जवाई नदी पर एरिनपुरा कहाँ पर है? पाली में है। वहाँ पर बांध बनाया गया है और जिससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालोर में सिंचाई की जाती है। किसके माध्यम से? ये जो जवाई बांध बनाया हुआ है इसके माध्यम से पाली और जालोर में सिंचाई की जाती है। अब अगला आता है पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ पर है? करौली जिले में है। गुडला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावट और अट्टा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। तो ये जो पांचना बांध है ये किसका बना हुआ है? मिट्टी का बांध बना हुआ है और जिससे टोडा भीम हिंडोन हिंडोन गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा भी लगभग 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील है। ये तो अभी हमने पढ़ी जो परियोजनाएं हैं, इनके अलावा लगभग 40 जो लघु परियोजनाएं हैं वो राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील है। जिससे जो स्थानीय जल पर बेहतर जल के प्रबंधन का कार्य किया गया है। अब अगला है जल का संरक्षण। जल संरक्षण कैसे करते हैं इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो राजस्थान में कैसे जल का संरक्षण किया जाता है, संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। जल संरक्षण प्राकृतिक जल के न्यायोचित उपयोग को सुनिश्चित करना, प्राप्त जल संसाधन का समुचित प्रबंधन करना ही जल संरक्षण की विद्या का अहम लक्ष्य है। यानी जो जल है इनका उपयोग सुनिश्चित करना और जो जल है उन संसाधनों का समुचित प्रबंधन करना ही जल संरक्षण की विद्या का क्या है? अहम लक्ष्य है। किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंधन कर संग्रहण करना ही जल संरक्षण का एक हिस्सा है। यानी किसी स्थान पर जो वर्षा का जल होता है वहाँ पर उसका उचित प्रबंधन करके उनका संग्रहण करना भी जल संरक्षण का एक हिस्सा है। जहाँ पर बारिश हो रही है तो उस जल का अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए और उनका संग्रहण करना चाहिए, यही जल संग्रहण का हिस्सा है। मानसूनी काल में प्राप्त अतिरिक्त जल को जो बांध है, बांधों, तालाबों, झीलों तथा छोटे जल सोर्सों में इकट्ठा करके इसे वर्ष के शेष भाग में प्रयोग लिया जाता था। यानी जब मानसून काल में वर्षा होती है तो उस वर्षा के जल को जो बांध होते हैं और जो तालाब है, जो झीलें हैं, जो छोटे जल के सोर्स हैं, इनको इकट्ठा करके इस वर्ष के जो बाकी शेष भाग है उसमें प्रयोग किया जाता था। भारतीय परंपरा के अनुसार जल को अमृत के समान माना गया है। तो जल को किसके समान माना गया है? अमृत के समान माना गया है। जल संसाधन के प्रति संवेदनशीलता के कारण ही देश के शासकों, सेठ, साहूकारों तथा आम नागरिकों ने गांवों तथा नहरों में कुएं, बावड़ी, तालाब और झीलों का निर्माण कराया है। तो जो शासक होते थे प्राचीन समय में और जो सेठ होते हैं, साहूकार होते हैं, और वो आम नागरिकों ने भी गांवों तथा नहरों में जो कुएं होते हैं, बावड़ी है, तालाब है, झीलें हैं, इन सब का निर्माण कराया पानी का संग्रहण करने के लिए। प्राचीन भारत में जल संग्रहण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता की खुदाई से कुंड, कूप और नहरों के साक्ष्य मिले हैं। जो सिंधु सभ्यता थी तो सिंधु सभ्यता की खुदाई से हमें कुंड मिले हैं, कूप और जो नहरें हैं इनके साक्ष्य हमें मिलते हैं। मौर्य काल में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अनुसार भी जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये किसके अनुसार जानकारी मिलती है हमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न एनीकटों और बांधों का निर्माण करवाया गया है। अब अगला है राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है।
क्योंकि वर्षा की कमी तथा सूखे की आशंका यहाँ हमेशा बनी रहती है। कहाँ पर? राजस्थान में। इसी कारण स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालरा, नाडी, कुएं तथा जोहड़ों का निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? जो स्थानीय राजा है उनके द्वारा बावड़ी है, झालरा है, जो नाडी है, कुएं है और जो जोहड़ा है उनका निर्माण करवाया गया है। क्योंकि राजस्थान में जो वर्षा की कमी रहती है और इस वजह से हमेशा सूखे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय जनता के पेयजल सोर्स रहे हैं, साथ ही छोटे व बड़े बांध, खड़ीन और एनीकट पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी रहे हैं। अब जो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप है, यानी जो प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं, तो वो क्या है परंपरागत जल संरक्षण के रूप? तो प्रथम आता है बावड़ी। अब जो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप है उसमें आता है जैसे बावड़ी है चतुष्कोणीय और गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल सोर्स, जिसके प्रवेश मार्ग में मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये गोल भी होती है बावड़ी और वर्तुलाकार आकार में होती है और इनके जो प्रवेश मार्ग है जाने में वहां पर ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है। क्या बनी रहती है? सीढ़ियां। हमने देखी होगी प्राचीन समय में जो बावड़ी होती है, आज भी कहीं कहीं पर बावड़ियां बनी हुई है, हम देख सकते हैं। इन्हीं सीढ़ियों पर कलात्मक जो मेहराब होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, जो झरोखे होते हैं, वो बने हुए होते हैं। इन्हीं झरोखों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां बनी होती है। जो बावड़ी है, जैसे ये बीच में बावड़ी है, तो यहाँ पर चढ़ने के लिए, ऊपर तक जाने के लिए यहाँ पे चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी होती है। आपने देखा होगा, हम कहीं पे जाते हैं तो देखा होगा, ये यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई होती है और इन्हीं पर कलात्मक चित्र बने हुए होते हैं। इन्हीं सीढ़ियों पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए होते हैं यहाँ पे दीवारों पे। तो ये प्राचीन समय में जो जल का संग्रहण किया जाता था, तो इन बावड़ियों के माध्यम से किया जाता था। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों स्तरों पर होता है। तो बावड़ियों का निर्माण लोग व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं और जो सार्वजनिक स्थल होते हैं उनके लिए भी बावड़ियों का निर्माण किया जाता है। बावड़ियों राज्य के प्राय सभी जिलों में मिलती है। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा गया है। तो बूंदी शहर में सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ हैं, इसीलिए उसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा गया है। किसको? बूंदी शहर को। ये देखिए, ये है बावड़ी, ये है चांद बावड़ी है आभानेरी की चांद बावड़ी। ये देखिए, जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं और जो सीरियल आते हैं उनमें भी देखते हैं, और हम कहीं पे जाते हैं पर्यटन देखने के लिए, घूमने के लिए, तो भी ये हमें कहीं ना कहीं मिल जाती है बावड़ियों के। ये देखिए, ये चित्र, जैसे यहाँ पे पानी भरा है और ये देखिए, ये यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए सभी सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये देखिए, यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है। और ये देखिए, इधर कलात्मक रूप से भवन बने हुए हैं ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर चित्रण है। और ये कहाँ की है? जो चांद बावड़ी है आभानेर की। तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है वर्णन इसके बारे में। ये बावड़ी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है, यानी पुरानी है। इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चांद के द्वारा किया गया। चांद यानी चंद्र के द्वारा किया गया, जो कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में आभानेरी का प्राचीन आभा नगरी पर शासन करता था। कौन? ये जो राजा थे चंद्र, वो। 19.5 मीटर गहरी ये बावड़ी योजना में वर्गाकार है तथा इसका प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। कहाँ पर है? उत्तर की ओर। नीचे उतरने के लिए इसमें 3 तरफ से दोहरे सोपान की व्यवस्था है, जबकि उत्तरी भाग में स्तंभों पर आधारित एक बहुमंजिली बनाई गई। ये अब यहाँ से कुछ कम ही दिखाई दे रहा है, अच्छे से अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको मेरे से ज़्यादा दिखाई देता है तो, मेरे तो वैसे भी चश्मा लगा हुआ है फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बावड़ी का आकार, पार्श्व, बरामरे एवं प्रवेश मंडल मूल योजना में नहीं है और इनका निर्माण किया गया है। तो ये है आभानेरी की चांद बावड़ी का वर्णन। ये देखिए, ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा जो जोधपुर की है तापी बावड़ी, ये प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं। वैसे तो और भी हमें मिल जाएगी, सब जगह मिल जाती है, हर जिले में मिल जाती है, लेकिन ये जो बावड़ियाँ हैं ये प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं। जैसा अभी हमने देखी आभानेरी की ये जो चांद बावड़ी है ये प्रसिद्ध है, फेमस है। ये जो जोधपुर की तापी बावड़ी है, दौसा की है भाड़ा रेंज बावड़ी, चित्तौड़ की है विनात्य की बावड़ी और आभानेरी की है चांद बावड़ी, ये प्रसिद्ध है। अब अगला है तालाब। तालाब तालाब तो हर गांव में हमें मिल जाएंगे, हर गांव में। तालाब नहीं तो नाडी तो हर गांव में मिल ही जाएगी। तालाब तो चलो हर गांव में नहीं मिलेंगे, लेकिन नाडी तो हर गांव में मिल ही जाएगी। तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। जो तालाब है इसमें वर्षा के जल को हम एकत्रित करते हैं, ये तो सब जानते ही हैं, जो कि पशुधन एवं मानव के पेयजल का सोर्स है। इसमें जो पशु होते हैं वो भी पानी पी लेते हैं। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू बाग के समीप किया गया है। इन्हीं तालाबों के निर्माण में धार्मिक एवं सामाजिक भावना भी जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये तालाब का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे ये महिला पानी ले रही है इसमें से। और ये देखिए, ये महिला यहाँ पे खड़ी है, ये हाथ में इडोनी है ली हुई, इससे इस पे सर पे रख के पानी लेके आते हैं और इस कारण इनका संरक्षण एवं सुरक्षा आसानी से हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो कि तत्कालीन समय में जल सोर्स है, पाली में है हेमाबास तालाब, भीलवाड़ा में है सरेरी, मेजा तालाब चित्तौड़गढ़ जिले में है बानकिया और सेना पानी तालाब जैसलमेर जिले में है गड्डीशर और गजरूप सागर तालाब, ये प्रसिद्ध तालाब है। बाकी तो हर जगह कई जगह तालाब बने हुए हैं, लेकिन ये क्या है, ये प्रसिद्ध तालाब है। अब अगला है झीलें। अब झीलों के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, ये पुष्कर झील है, आप गए होंगे, इसके चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं। यहाँ पर तो मैं भी जाके आई हूँ पुष्कर झील में। ये धार्मिक स्थल है हमारे राजस्थान का महत्वपूर्ण। ये देखिए, ये चारों तरफ घाट बने हुए हैं और ये है पुष्कर झील। कभी जाना हो तो ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत पर्यटन आते हैं। और ये है जो राजसमंद की जो नौचोकी झील है, ये देखिए, ये नौचोकी झील है राजसमंद की, राजसमंद में है ये, राजसमंद में। तो अब झीलों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित सोर्स रही है। जो जल बहता हुआ जाता है तो उनको एकत्रित करने के लिए झीलें बनाई जाती है। इन्हीं झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों एवं बंजारों के द्वारा किया गया था। यह पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही है। यानी पानी पीने के साथ साथ ये क्या है, जो सिंचाई के साधन है, इसके रूप में भी प्रचलित रही है। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता है। यानी जो ये झीलें बनी हुई हैं, तो ये जो इनसे पेयजल की तो प्राप्ति होती है, साथ में हम जो सिंचाई के रूप में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई के साधन के रूप में। और इन्हीं झीलों से नहरें निकाली जाती हैं, फिर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता है। ये झीलें स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास में भी सहायक रही है। अकाल तथा सूखे के समय झीलें जीवनदायिनी रही है। यानी जब अकाल पड़ जाता है, जब सूखा पड़ जाता है, तो उस समय ये झीलें जीवनदायिनी रही हैं। इन्हीं झीलों में अजमेर की जो आना सागर झील है, ये प्रसिद्ध है। उदयपुर की जो पिछोला झील है, ये भी प्रसिद्ध है। फतेह सागर झील है, चूरू की है ताल छापर, जालोर की है बाकली बांध, टोंक का टोरडी सागर और पाली का है सरदा समंद, बूंदी की नवलखा झील और राजसमंद की ये जो नौचोकी झील है, ये फेमस है। ये अभी देखा हमने, ये तो पुष्कर की झील है और ये देखिए, ये राजसमंद की नौचोकी झील है।
और अब नाडी, जो नाडी है इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये नाडी का चित्र बना हुआ है। ये जैसे तालाब का रूप बड़ा होता है, जो नाडी होती है वो छोटी होती है, तो ये नाडी है। हर गांव में मिल जाएगी। तालाब का ही छोटा रूप है नाडी। तालाब थोड़ा बड़ा होता है और जो ये नाडी है ये छोटी होती है। ये हर गांव में मिल जाएगी आपको, कहीं पर भी आप जाके अभी भी आप अपने गांव में जो नाडी है उस पर जाके देख आइएगा अच्छे से। नाडी सामान्य तालाब का छोटा रूप है। तालाब का छोटा रूप क्या है? नाडी है। ये पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। नाडी में रेतीली मैदानी भाग के निचले क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। नाडी सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। तो नाडी कितने मीटर गहरी होती है? 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इनमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा होता है। यानी ये छोटे आकार की होती है और इनकी गहराई भी कम ही होती है, 4-5 मीटर ही होती है। और वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी, जो वर्षा के साथ बहकर मिट्टी आती है, इस कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा हो जाता है, कम समय के लिए। इन नाडियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाता है। जो नाडियों की मिट्टी है इसको प्रतिवर्ष निकाला जाता है तथा नाडियों को गहरा किया जाता है। बिल्कुल जो नरेगा कार्यक्रम चलता है तो इसके माध्यम से भी नाडियों को गहरा किया जाता है। ये प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का प्रमुख सोर्स रही है। जो वन्य जीव होते हैं उनके पानी पीने के लिए ये प्रमुख सोर्स के रूप में है। और ये देखिए, ये महिलाएं मिट्टी का बर्तन रख के पणिहारी चाली पानी ने पणिहार, ये देखिए पानी ने जा रही है। ये वो अभी कौन सा एक सॉन्ग आया था ना बीच में, याद ही नहीं आ रहा है मुझे, तो गजबन पानी ने चाली, उसकी याद आ गई। तो ये देखिए, ये महिलाएं जा रही है पानी लेने के लिए। अब अगला है टांका। टांके के बारे में हम पढ़ लेते हैं। टांका क्या है? टांका तो आपके घर में ही होगा, मेरे घर में भी है, हर घर में मिल जाएगा टांका। तो जरूरी है ये तो, क्योंकि जो पानी आता है वो तो थोड़ा सा ही आता है, और जिसके घर में टांका है तो फिर वो पानी को उस टांके में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको रोज हम काम में लेते हैं। ये तो आपको पता ही है, इसके बारे में तो क्या पढ़ाएं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, आसान है। टांका ये पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण सोर्स है, जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। यानी कितना, जो ये टांका है ये कितना होता है? 5 से 6 मीटर गहरा ही होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है, 5 से 6 मीटर गहरा होता है। और इसके ऊपरी भाग को पत्थरों अथवा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। ये जो इस प्रकार के टांके हैं ना, ये तो उन्नत तकनीक से निर्मित टांके हैं। ये देखिए, ये तो उन्नत तकनीक से निर्मित टांके हैं। ये क्या यूज़ में आता है मुझे नहीं पता इसके बारे में, अगर आप लोगों को पता हो तो बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर। इससे कैसे पानी निकाला जाता है यहाँ से, इसके बारे में नहीं पता, मैंने पहली बार देखा है ये। अगर आप लोगों के है और आपने देखा है तो ज़रूर बताना। यहाँ से तो हमें पता है, यहाँ पे बैठ के यहाँ से बाल्टी से हम पानी निकाल सकते हैं, इसके बारे में तो पता है। लेकिन ये उन्नत तकनीक का जो टांका है इसके बारे में नहीं पता मुझे। ये क्या सिस्टम है सारा। इसका ऊपरी भाग, यहाँ से पढ़ना था। ये देखिए, ये टांके है ना, ये अंगूर, ये ऐसे टांके है ना, ये जो चूरू जिला है, चूरू, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं ऐसे खेतों में, मतलब बहुत ज़्यादा, हर खेत में ऐसे टांके बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी रहती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं ऐसे टांके। तो एक बार मैं गई थी तब देखा, बहुत सारे बने हुए ऐसे। और एक चूरू और एक बीकानेर ऐसा जिला है जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। तो ये अंगूर से युक्त टांके हैं
इनमें घरों की छत तथा अंगोर से आने वाली वर्षा जल को संग्रहण किया जाता है। इसके आंतरिक भाग में राख और बजरी का लेप किया जाता है। राख और बजरी का जल रिसाव व तली से कटाव को रोकता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं से इन टांकों का निर्माण किया गया। जो ये जल स्वावलंबन योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है। तो इसके माध्यम से इन टांकों का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया। अब ये जोहड़ क्या है? जोहड़ है ये शेखावटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। जोहड़, इसका रूप सामान्य टांके के समान ही होता है। जो टांका है उसके जैसा ही होता है ये जोहड़। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है। ये तो खुला है एकदम, इसको भी मैंने कहीं पे नहीं देखा। ये देखिए, ये चारों तरफ दीवार है, ये तो एकदम खुला है, इसमें तो कोई भी गिर भी सकता है। तो ये टांके जैसा तो नहीं है, टांका तो बिल्कुल बंद होता है। और ये गोल आकार का जोहड़ है, ये भी खुला ही है। ये देखिए, तो इसको तो मान लो अगर ढक नहीं है और अगर ज़्यादा गहरा हो तो डर ही होता है, कोई बच्चा भी गिर जाता है इसके अंदर। ये खेतों में बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है फिर इसमें तो बच्चों का, कोई छोटे मोटे पशु भी गिर सकते हैं इसमें। तो गोल आकार के जोहड़ और चौकोर आकार के जोहड़ ये शेखावटी क्षेत्र में बनते हैं। हम तो इधर ही हैं, लेकिन नहीं देखा, ये तो शेखावटी क्षेत्र में ही है। परंतु इसका जो ऊपरी भाग है ये टांके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके अंगोरे के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। यानी जो वर्षा होती है तो वो अपने आप ही इसके अंगोरों के माध्यम से इसमें इकट्ठा हो जाता है जल। ये जोड़ पशुओं तथा मानव के पेयजल का उत्तम सोर्स है। अब अगला है बेरी या छोटी कुई। ये कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में। वहाँ पे जैसे जैसलमेर है, उधर उस तरफ है ये। तालाब तथा खड़ीन में अंगोर भूमि से 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है तथा इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है। दीवारों को किससे बांधा जाता है? पत्थरों से, जिससे भूमि जल रिस कर आता है और इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। तो ये जो जैसलमेर है, ये बाड़मेर है, ये राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में आते हैं। अब ये खड़ीन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी। ये पालीवाल ब्राह्मण है ना, इनकी एक कहानी भी आती है। वो कौन सा गांव है जैसलमेर में, उसको भूतिया गांव बोलते हैं। वहाँ पे मतलब जैसे वो गांव है, उस गांव का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उस गांव में मतलब रातों रात बहुत सारे पालीवाल ब्राह्मण थे, लेकिन रातों रात वो पूरा जो गांव है वो खाली हो गया और एकदम वीरान हो गया। लेकिन आज भी है ना, वो पूरा गांव ऐसा कैसा खाली, सबके मकान बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई छोटा बच्चा भी नहीं है रहने वाला। पूरे पालीवाल ब्राह्मण रातों रात वो गांव खाली करके चले गए। लेकिन आज भी जो पर्यटन वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए उसको, तो कहते हैं कि यहाँ पे ये भूतिया गांव है। यहाँ पे मतलब ये जो पालीवाल ब्राह्मण है, इनकी आत्माएं भटकती है, ऐसे ऐसे कहते हैं। बाकी होता कुछ नहीं है, मैं तो मानती नहीं हूँ, भूत वगैरह कुछ नहीं होते। होते होंगे लेकिन मैं नहीं मानती, मैं डरती भी नहीं हूँ भूत से, बिल्कुल नहीं डरती। क्या है भूत? कभी देखा क्या आपने? देखा हो तो बताना। मैंने तो कभी भी नहीं देखा भूत फिल्मों में ज़रूर देखा है, बाकी रियल में तो देखा भी नहीं है और शायद होता भी नहीं है। क्या डरना भूतों से। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि और पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है। इसके अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे इसे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल सके। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल में भूमिगत जल में मिट्टी
संरक्षण मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे रबी और खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा हो जाती हैं। रबी की फसल में जिसमें गेहूँ की आती है, दालें आती है, वो सब आते हैं। खरीफ की फसल में जैसे वो बाजरा आते हैं, और जो इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बरसात के पानी से हो जाती है। बाजरा है, मूंग है, मोठ है, होता ही है हमारे। और बाकी ये जो रबी की फसल है, इनको ट्यूबवेल से पानी देना पड़ता है। इसमें चने आ जाते हैं, गेहूँ आ जाते हैं, और मेथी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी फसलें आती है। तो ग्रीष्मकाल में ये पेयजल मिलता है। तो ये देखिए खड़ीन, ये पद्धति है। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन परंपरागत रहा है, क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। क्योंकि राजस्थान में सूखा और अकाल पड़ता ही रहता है, तो इसीलिए जल का संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया है, और परंपरागत रूप से चलता आ रहा है पहले से ही। इस कारण स्थानीय जनता और शासकों ने, जो स्थान वहाँ की जनता है और जो वहाँ के शासक है, उन्होंने जल की एक बूंद सहज कर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया है। धार्मिक आस्था से जुड़े होने से सोते ही संरक्षित होते रहे, और जिसके कारण ये सोर्स लंबे समय तक स्थानीय जीव जंतुओं व प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते रहे हैं। अब अगला है जल स्वावलंबन। क्या है जल स्वावलंबन? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्तमान में गिरते भूमिगत जल स्तर, यानी जमीन के अंदर भी पानी की कमी हो रही है, तो भूमिगत जल स्तर और स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा, बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद और वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी है। वर्तमान में जो जमीन में जल है उसमें भी कमी आ रही है। जो बांध बने हुए वहाँ पर भी मिट्टी ज़्यादा इकट्ठा होने से वहाँ पर भी पानी की पर संकट उत्पन्न हो रहा है। और जो वर्तमान के जो जल के सोर्स है उनकी भी बहुत ही दुर्दशा हो रखी है, खराब हो रखी है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में, और जो बढ़ती जनसंख्या है, तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा ही होगी। बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर हो गया है। इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान, क्या नाम है, जल क्रांति अभियान, या राजस्थान सरकार ने, तो जल क्रांति अभियान तो भारत सरकार ने, और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यानी जल को बचाने के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जो पानी है उसकी लगातार कमी हो रही है, सूखा है, अकाल है, तो इस कारण से जो भारत सरकार है उसने तो जल क्रांति अभियान, और जो राजस्थान सरकार है इसने क्या किया है, योजना का नाम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम रखा है। इन्हीं कार्यक्रमों को आरंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्थानीय स्तर पर जल को समुचित प्रबंध किया जाना है। सामान्यतः जल प्रबंधन तथा संरक्षण परंपरागत रूप में प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे में नाडी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़, बेरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। हमारे भी गांव में हम घर में हम जल का संग्रहण, जैसे टांके होते हैं उसमें करते हैं। गाँवों में जो तालाब है, ये छोटे मोटे तालाब है, नाडी है, उसमें जल का संग्रहण होता है। तो ये जल सोर्स तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन तथा जल संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे, जो कि लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते हैं। लंबे समय तक जल प्रबंधन की परंपरागत सुविधाएं, सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है में अकाल के समय में भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है। परंतु इन सोर्सों की वर्तमान में उपयोगिता कम होने तथा पर्याप्त संरक्षण के अभाव में ये जर्जर स्थिति में रह गए हैं। वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया है। क्या? जल स्वावलंबन, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत और जल के उपयोग को व्यवस्थित करना है। तो जल स्वावलंबन का क्या मतलब है कि जो स्थानीय स्तर पर जो जल है उसकी बचत करना और जल का जो उपयोग है उनको व्यवस्थित करना,
और वर्षा का जो जल है उसको स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका समुचित प्रबंध करना है। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि इन परंपरागत सोर्सों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके इनका सिंचाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग किया जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल व भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे भविष्य में भी स्थानीय स्तर पर जल की उपलब्धता बनी रहे। अब जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है ये राजस्थान की क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, ये देखिए ये चित्र बना हुआ है, तालाब है और टाका है, मिट्टी के बांध है, एनीकट है, ये सब बने हुए हैं। जल स्वावलंबन योजना के विभिन्न, अच्छा ये है, ये सभी जल स्वावलंबन योजना के विभिन्न रूप है। ये कैसे पानी का संरक्षण किया जाता है, एनीकट बनाकर, टांका बनाकर, मिट्टी के बांध बनाकर, तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। योजना में ग्रामीण स्तर पर जल संग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से, भामाशाहें यानी जो दान देते हैं, अपनी इच्छा से भी देते हैं, तो उनके सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। जो राज्य सरकार है और जो भामाशाहें हैं उनके माध्यम से जल प्रबंधन कर वहाँ को आत्मनिर्भर करना है। इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार करना है। जो भूमि में जल है तो उस जल की वृद्धि करना है और उनकी जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार करना है। क्योंकि देखिए आजकल जो भूमि में जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। जैसे खेतों में है, खेतों में विभिन्न प्रकार की दवाएं छिड़की जाती है, केमिकल्स होते हैं, तो उन दवाइयों का जो फिर बरसात होती है तो वो पानी पूरा ज़मीन के अंदर ही जाता है। तो फिर जो वो पानी है वही उसको हम मान लो ट्यूबवेल के माध्यम से वापस जब बाहर निकालते हैं तो वो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है इन सब केमिकल की वजह से, इन सब दवाइयों की वजह से। तो इसीलिए उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तो ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ग्रामीण स्तर पर जल संग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन सोर्स जैसे कि कुआं है, तालाब है, नाडी है जो लुप्त हो रहे हैं, ऐसे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है। जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है इसके माध्यम से जो प्राचीन सोर्स है जल संसाधन के, जैसे कुआं, तालाब, बावड़ी, ये जो इनकी मरम्मत करना, इनमें सुधार करना, ये कार्य किया जाता है ताकि पानी का संग्रहण किया जा सके। इसमें पंचायत स्तर पर नालियों, तालाबों और कुओं की खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना, इन जल स्रोतों के जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य किया जाना है। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन, धार्मिक ट्रस्ट और अप्रवासी जो भारतीय हैं वो स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल संग्रहण क्षेत्रों के उपचार पर कार्य किया जाता है, जिसमें डीप, कंटिन्यूअस, कंटूर, ड्रेनेज, स्ट्रंगर्ड फार्म, पॉन्ड, मिनी परलोकेशन, परकोल्शन और संकन, गली, पिट, खड़ीन, जोहड़, टांका निर्माण करना है। तो ये सब कार्य इस योजना के तहत किए जाते हैं और जो ये नाले हैं इनको जोड़े जाते हैं और जो चारागाह हैं उनके द्वारा वृक्षारोपण भी कार्य किया जाता है। तो ये सभी तकनीक है, इनके माध्यम से इनको बढ़ावा दिया जाता है। फसल
को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो अब ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कि पृथ्वी पर 0.33% जल ही मानव के पेयजल, सिंचाई और आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है। तो कितना? 0.33% जल ही मानव के पेयजल और सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है। जल प्रबंधन में जल वितरण, विकास व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीक योजनाएं सम्मिलित होती है। जल प्रबंधन में जल वितरण, विकास और सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई जो तकनीकें, योजनाएं हैं, वो सभी सम्मिलित होती है जो जल की मांग व पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करती है। अगला है जल संरक्षण में वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संग्रहित करने के लिए अपनाई गई तकनीक व विधियां भी शामिल होती है। जो ये जल संरक्षण है इसमें वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संग्रहित करने के लिए जो तकनीक विधियां अपनाई होती है वो सम्मिलित होती है। जल स्वावलंबन में भूजल तथा सतही जल का स्थानीय स्तर पर जल का प्रबंधन व संरक्षण कर आत्मनिर्भर होना है। भाखड़ा बांध जो कि 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है, सीमेंट कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है। कौन? ये जो भाखड़ा नागर परियोजना है वो। अब है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, अर्थात 4801 मीटर लंबा बांध है और जिसके पीछे बनी झील में 810 करोड़ घन मीटर जल संचिन्न होता है। तो ये सबसे लंबा बांध है और 810 करोड़ घन मीटर जल इससे संग्रहित होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने देश की नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का नवीन मंदिर कहा है। किसने कहा है? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने। इसके बाद अगला आता है पिकअप बांध से विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने का कार्य करता है। यानी जो पिकअप बांध है वो विभिन्न बांधों से जो पानी छोड़ा जाता है उन पानी को रोकने का कार्य करता है। कौन? पिकअप बांध। और इसके बाद समान रूप से वितरित किया जाता है। बैराज से तात्पर्य जहाँ से सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है। सिंचाई के लिए जहाँ से नहरों को निकाला जाता है उसको बैराज कहते हैं। जैसे कि हरिके बैराज और कोटा बैराज। हरिके बैराज और कोटा बैराज। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है तो बैराज से निकाला जाता है नहरों को। और पिकअप बांध क्या है? जो बड़े बांध बनते हैं वहाँ से जब पानी को छोड़ा जाता है तो उस पानी को रोकने के लिए पिकअप बांध बनाया जाता है। अगला है इंदिरा गांधी नहर। भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है। जो ये इंदिरा गांधी नहर है ये भारत की नहीं है बल्कि संपूर्ण एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है और जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। पांचना बांध। पांचना बांध करौली जिले के गुडला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावट और अट्टा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। अब एक खड़ीन। खड़ीन क्या है इसके बारे में जानते हैं। खड़ीन वस्तुतः क्या है? जल संग्रहण और जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि एवं पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्या? खड़ीन जो कृषि और पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है, जो कि जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी। तो ये जो खड़ीन है ये जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी। जोहड़ क्या है? जोहड़ है जो शेखावटी क्षेत्र है जैसे सीकर, झुंझुनू और चूरू, यहाँ पर वर्षा के जल संग्रहण का स्वरूप है जोहड़। इसके बाद है कि जल स्वावलंबन के उद्देश्य से भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो जल का संग्रहण करने के लिए जो राजस्थान की सरकार है उसने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम प्रारंभ किया और जो भारत सरकार है उसने जल क्रांति अभियान शुरू किया था। अब इसके बाद ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे अति लघुरात्मक क्वेश्चन है तो इनके आंसर आपको ढूंढने हैं, खुद करने हैं अपनी कॉपी में। जैसे जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है,
भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? अभी हमने पढ़ा था, वो जो इंदिरा गांधी नहर है। वो भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है? और बेरा से क्या तात्पर्य है? अभी हमने पढ़ा। राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो ये सभी क्वेश्चन है। मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? वो पांचना बांध अभी हमने जाना था। उसके बाद ये लघुरात्मक प्रश्न है और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न है। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अगला चैप्टर जो भारतीय कृषि है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। कृषि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को अपने स्टेटस पर शेयर करें। तो और अगर आपका कोई भी सुझाव और कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो की स्पीड धीरे लग रही है तो 3 जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके वीडियो की स्पीड बढ़ा लें। वीडियो क्वालिटी 360 करके देखें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो जय हिंद, जय भारत।